Hello and hi friends, myself Menka Rajput and welcome to my class CTET Fast Revision CDP प्रैक्टिस क्लासेस। ओके, जिसमें कि ये CDP मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। तो ये इसका हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ए ऑप्शन है आपका, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें दी वाला गलत ऑप्शन है क्योंकि हम बच्चों को दंड नहीं दे सकते। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, जिसमें कि ABC यानी कि हम बच्चों की विभिन्नता को स्वीकार कर सकते हैं और उनको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। सेकंड, हम सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की शिक्षण की शैलियों को अपना सकते हैं, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता की पूर्ण समझ होती है इससे, क्योंकि प्रत्येक बालक की अपनी अलग अलग मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सांवेगिक भिन्नता व योग्यता होती है। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों का उपयोग करने को कहती है। किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो ऑप्शन ए, सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी नहीं है, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड ऑप्शन बी है आपका, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी हो सकता है। सी है हमारा श्रवण विकलांग शिक्षार्थी और डी है हमारे सीख ना सकने वाले शिक्षार्थी। तो सीख ना सकने वाले विद्यार्थियों को हम ये नहीं करेंगे, और श्रवण विकलांग, श्रवण सिर्फ सुन नहीं सकता, देख सकता है, तो इसलिए उसको भी नहीं करेंगे। हमारा आंसर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो देख नहीं सकते इसलिए उनको छूकर और अनुभव करने को सिखाया जाता है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वो होते हैं जो, यानी कि जो शैक्षिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कौन से अच्छे होते हैं? तो हमारा ए है ऑप्शन, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, गलत है। उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का प्रयोग करते हैं, हो सकता है। और सी है हमारा, प्रत्यस्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, हो सकता है। इनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर दिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है आपका डी वाला, क्योंकि बच्चों को उपहार और पुरस्कार नहीं देने चाहिए और इससे प्रत्यस्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, ये भी नहीं, क्योंकि बच्चा खुद ही सीखता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से हमारे पास 4 कथन है, जिसमें से कोई भी सही हो सकते हैं, तो वो हमको देखना है। तो पहला है हमारा, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। बी है हमारा, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि गलत है। हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि पुरस्कार नहीं दिए जाते। नंबर सी है आपका, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो सकता है। डी है हमारा, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी के आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो ये हमारे दोनों सही है। तो इस थोड़ा बहुत कि इसकी वजह से असफल होते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी एकदम सही है। सी और डी सही है, बाकी 2 आपके गलत हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, इनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यानी कि 2 विद्यार्थी एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी वो उसका मीनिंग अलग अलग निकाल लेते हैं, तो इसका क्या रीज़न है?
तो इसका रीज़न है आपका, देखिए पहला है संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। हो सकता है, चलिए देखते हैं आगे। संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, ठीक है। सी है संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, हो सकता है। डी है आपका संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो देखिए हम बिल्कुल सही आंसर हमारा जो डी है, क्योंकि सबकी अपनी सोचने की और शिक्षण करने की विधि अलग अलग हो सकती है, तो इसीलिए हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, यानी कि किस टाइप का है? सक्रिय और सरल, सक्रिय और सामाजिक, निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक। तो देखिए हमारा जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ए, यानी कि सक्रिय और सरल, क्योंकि बच्चों को हम ज़्यादा कठिन नहीं बता सकते और निष्क्रिय हमारा हो नहीं सकता, और सक्रिय और सामाजिक भी नहीं है और निष्क्रिय और सामाजिक भी नहीं है, क्योंकि इसमें निष्क्रिय है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या महत्वपूर्ण है शिक्षक के लिए? आपका एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें या छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है हमारा, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि उन्हें पुनः स्मरण करने में सरल हो सके, क्योंकि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक विषय वस्तु को तार्किक एवं संगठित रूप से प्रस्तुत करे, तो उससे क्या होता है कि विद्यार्थी उस ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से सहचर स्थापित कर अधिगम को सफल बना सकता है, यानी कि जो उसने पहले सीख रखा है अगर उसी से मिलता जुलता आगे होगा तो वो उसको जल्दी से स्मरण सीखेगा। ओके, क्वेश्चन 8, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या हो? ए है आपका पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, बी है आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, सी है आपका प्रत्यस्मरण रटना और समझना, डी है ड्रिल और अभ्यास। तो हमारा इसका भी ऑप्शन हमारा ए ठीक है, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, क्योंकि विद्यार्थी पूछेंगे, तर्क करेंगे, निर्णय लेंगे तभी वो अच्छे विद्यार्थी हो सकते हैं और उनकी समस्या समाधान करने वाले अच्छे स्टूडेंट विद्यार्थी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या होता है? शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना में सहायक होता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, शिक्षक की योजना शिक्षण कार्य में उनकी भोली अवधारणा जो जानने वाली होती है किसी प्रकार की रुकावट नहीं क्रिएट करती है, और शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, ये बिल्कुल ही गलत है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, ये भी गलत है क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति होती है, क्योंकि उनकी अवधारणा को जानने से ही उनके स्टूडेंट के बारे में जानने की और उनकी क्या योजना होती है ये हमें जानने में उनका हेल्प करता है कि वो उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ओके, और उनको हम किस तरीके से इंटरेस्टेड उनकी शिक्षण कार्य को बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण,
शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी या शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो ये हमारे तत्व अधिगम को प्रभावित करने वाले सभी तत्व हैं, ए बी सी डी सभी। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर बी एकदम सही है, ऑप्शन बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। सार्थक अधिगम क्या है? सार्थक अधिगम क्या है? देखिए, निजी अनुभवों से प्राप्त संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचर्य, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही है, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण होता है। ठीक है, तो 12 है हमारा, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? ये है हमारा, बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। बी है विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। और सी है हमारा, विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, या विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। तो देखिए कौन सा हमारा इसमें सही है, तो इसमें हमारा डी सही है, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। मतलब ये नहीं हो सकता है। बच्चों को सिखाना अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं, ये भी ठीक, लेकिन हम सिर्फ यही नहीं कर सकते कि विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, क्योंकि वो अपने से बड़ी क्लास के आंसर नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। विकास परिपक्वन अधिगम पर आधारित विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। तो इसका हमारा आंसर है ए। विकास का जो अर्थ है वो है, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। यानी कि जो हमारे विकास की प्रक्रिया है वो हमारे बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि विकास भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मापन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, डैश है तथा फिर डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वो किस रूप में हो सकता है आपका? खोज पोषण, चुनौती और सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण या स्थिरता परिवर्तन। तो हमारा सी है, वंशानुक्रम और पर्यावरण। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतक्रिया के द्वारा होती है। तो जिसके हिसाब में मोर्स और बिंगो का मत है, मतलब जो मोर्स और बिंगो हैं हमारे, मोर्स और बिंगो, इन्होंने कहा था कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन्य क्रिया का फल होता है। इसीलिए वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे नेक्स्ट है, मतलब 15, विद्यालय और सामाजिक करण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो एक है हमारा, विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। बी है, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, या सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। तो हमारा क्वेश्चन बी ऑप्शन बी सही है, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है,
क्योंकि बच्चा हमारा सबसे पहले विद्यालय में ही जाके सामाजिकरण करना सीखता है या उसको अपनाता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो हमारा सही कथन कौन सा, देखिए ए है, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। या पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। या सी, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। या डी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। ठीक है, तो देखिए 16 का है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थित होते हैं। क्योंकि देखो पियाजे ने कहा था कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों में विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई पड़े, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों को विकास के सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। दूसरी है, मतलब इन्हीं की है, अर्थात संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये सभी चरण निश्चित और स्थिर है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। ओके, 17वां प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है, यानी कि जो संरक्षण है इनका, इससे क्या तात्पर्य है आपका? देखिए, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। या कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो देखिए 17वां का कौन सा सही है? हमारा सी सही है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, मतलब 18। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए इसमें से हमारा कौन सा सही है? संगीतात्मक, देखिए किससे आपका मैच कर सकता है? ये देखिए हमारा हो सकता है चिकित्सक नहीं, कवि नहीं, खिलाड़ी भी नहीं, वायलिन वादक, मूर्तिकार। तो हमारा वायलिन वादक हो सकता है, यानी कि 4th वाला। ठीक है, भाषिक, यानी कि जो भाषिक होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? चिकित्सक नहीं हो सकते, कभी खिलाड़ी भी नहीं हो सकते, वायलिन वादक हमारे संगीत में होएंगे, मूर्तिकार भी नहीं है, तो भाषिक हमारे होते हैं कवि। ओके, और अंतर्वैयक्तिक, जो अंतर्वैयक्तिक होते हैं, यानी कि जो सोच के अपना, मतलब क्या बोलना चाहिए, अंतर्वैयक्तिक जो भी है मूर्तिकार होते हैं। ठीक है, और हमारा स्थानिक जो होते हैं वो होते हैं खिलाड़ी। ओके, तो हमारा ए ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें आप देख सकते हैं जिसमें 1 ना हो वो हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 19, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या हो सकता है? ए, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। बी, वयस्कों और साथियों से अनोन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या सी, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। या भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। देखिए तो क्या हो सकता है इसमें? हमारा 19वें का आंसर है सी। सी है कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया एक प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा, ये ए है। बी है, कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। या सी है, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। या डी है, कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। तो हमारा इसमें सी सही है। 20वें का, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो क्या है जो अधिगम के आकलन को उजागर करता है? शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। या शिक्षक विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणा समझ का भी आकलन करता है। या शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उसका आकलन करता है। या शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो ये है हमारा कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, गलत बात, क्यों वो फिर शिक्षक केंद्रित हो जाएगी। और बी है हमारे शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि वह क्या क्या जाना चाहिए, ये भी नहीं, क्योंकि बच्चों को हम आदेश नहीं दे सकते। तो सी है, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, सही हो सकता है। डी है, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो इसका हमारा सही आंसर है सी, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, क्योंकि हम बच्चों के अनुभव और उनको जब इम्पोर्टेंस देंगे तो वही हमारी बाल केंद्रित शिक्षा होगी। और इसकी जो संकल्पना है, क्या बोलते हैं इसको, इसकी परिभाषा जो दी थी वो रूसो ने दी थी। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र हमारा दिया था रूसो ने। ठीक है, रूसो के हिसाब से जिसमें बालक की रुचि, योग्यता और अनुभव आदि को महत्व दिया जाता है उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो ये हमारा सही वर्णन कौन सा करता है? देखिए, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। या पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। या दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा में विचार जन्म लेते हैं। तो 23वें का हमारा सही आंसर है सी, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट 24, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? तो यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? ये है, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ, नहीं हो सकता। लिंग समरूपता, अगर समान रूप से देखेंगे तो फिर ऐसा बोला ही नहीं जाएगा। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, सही हो सकता है। लड़की के लिंग की गलत पहचान, तो गलत पहचान तो है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो लड़की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक है, क्वेश्चन 25, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन एकदम सही है? तो ये है, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सके
और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। और बी है आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। सी है आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। और डी है आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भय और चिंता का संचार ना हो। तो हमारे ऑप्शन इसमें से देखिए कौन सा सही है। देखिए आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि शक्तियों और रिक्तियों को देख सके, शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। सही है, सॉरी सही है। आकलन तभी सार्थक है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सी है आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए, होना भी चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता तब तक उसमें भय और चिंता का संचार ना हो। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बच्चों को हम भयभीत और नहीं कर सकते और ना ही उन्हें चिंता में डाल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है 26 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो कैसे पढ़ना चाहिए, आइए देखते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, या खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, या डी समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। देखिए समावेशी शिक्षा का तो मतलब ही यही है कि सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक कैसा हो सकता है या क्या कर सकता है। देखिए ए समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा, या बी वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके, या समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, या सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें है कौन सा। इसमें हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा और इसी को समावेशी शिक्षण विधि कहते हैं। क्योंकि उनको पृष्ठभूमि से विद्यार्थियों के समूह बनाने से कोई मतलब नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा, वो कहेंगे नहीं बल्कि बच्चों को साथ मिलकर कराया जाता है। ठीक है, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत भिन्नता को हम बच्चों को नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। इनका भी वर्णन के साथ सॉरी एक्सप्लेनेशन के साथ में उनको मिलान करना है। तो एक तरफ है सिद्धांत और दूसरी तरफ है वर्णन। तो देखिए इनको हम कैसे मिला सकते हैं। समीप दूराभिमुख दिशा मतलब क्या होती है ये, तो ये होती है आपकी शरीर से केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है हम उसको समीप दूराभिमुख दिशा कहते हैं। दूसरा है सिर पदाभिमुख दिशा, इसको ये क्या है, तो ये है आपका सिर से पैर का क्रम। क्या है ये, सिर से पैर का क्रम। और हमारा सी है अंतवैयक्तिक भिन्नताएं। तो ये अंतवैयक्तिक भिन्नताएं क्या होती हैं, तो अन्य वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से पढ़ने वाले। और एक है आपका अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। तो अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं क्या होती हैं, ये होती है किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। तो इसमें हम देखिए ऑप्शन देख सकते हैं आपका कौन सा ठीक है। ये हमारा ए ठीक है क्योंकि ए हमने आपको मैच करके बता दिया, तो उस हिसाब से ये एक ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
29वां, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एकदम सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं और किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता है। बी, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सी है, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। या डी, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मनुष्य शेषवावस्था से ही संवेगात्मक क्रियाएं करने लगता है और फिर जैसे जैसे आगे उसका विकास होता जाता है उसमें संज्ञानात्मक विकास की समझ विकसित होती जाती है और वैसे वैसे वह संवेगात्मक क्रियाओं में शोधन व नियंत्रण करने लगता है। इसी प्रकार से कि हम बोल सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को संवेग भी प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है एंड लास्ट है बट नॉट लीस्ट। सो देखिए अब ये 30वां क्वेश्चन क्या है। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी, अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या होता है। देखिए ए है आपका कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। बी है केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। या सी है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। या डी है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे शेयर करने से क्या होगा कि ये फास्ट रिवीजन आपके साथ में आपके फ्रेंड्स भी कर पाएंगे और हम लोग साथ मिलके ये रिवीजन कर पाएंगे। एंड यही हमारी आज की क्लास है। नेक्स्ट क्लास कल आने वाली है आपकी। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। एंड माई सेल्फ मेनका वर्मा। आप ओके, आपसे आगे लेते हैं चलने की। बाय बाय एंड हैव ए गुड डे।